नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। इस नए ग्रामीण परिवेश के सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये आज मैं जो 2015 का सेकंड शिफ्ट का हुआ था लेखपाल का पेपर, राजस्व लेखपाल का, उसमें जो ग्रामीण परिवेश का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसी का मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे और आप अपना देखेंगे कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा खड़ी बोली। वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। इसमें कौन से आते हैं? बुंदेलखंड में, जैसे बुंदेलखंड मैंने कहा ही, बुंदेलखंड वाला जितना भी क्षेत्र है ये सब इसमें आता है। वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक, अगला देखते हैं। 77 नंबर है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो तहसील स्तर पर ग्राम सभा कहा जाता है, पंचायत समिति कहा जाता है, ग्राम पंचायत या नगर पालिका। तो ये पंचायत समिति ही कहा जाता है। ये तहसील स्तर पर। और तीन होते हैं जो त्रिस्तरीय पंचायती राज में इसकी जिक्र किया गया है। एक ग्राम पंचायत होता है, एक ब्लॉक जो होता है जिसमें ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ब्लॉक पंचायत होता है, और एक होता है जिला पंचायत। ठीक है, तीनों को एक मिला के पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये शहर है कानपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर है कानपुर। अगला देखते हैं। हाल ही में मैं फटाफट कर लेता हूँ। इसमें आपको अगर है कि हाँ मैं थोड़ा रुक के करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा करूँगा तो उसमें टाइम ही इन्वेस्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में देश से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो आपको याद रखना है, दो समिति के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है। रंगराजन समिति के अनुसार जो मतलब जो गांव में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, वो प्रतिदिन 32 रुपये अगर खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। और जो शहर में है तो वो 47 रुपये अगर प्रतिदिन खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ठीक है, इनके अनुसार से ये समिति कब बनी, इसकी रिपोर्ट कब आई थी? ये 2014 में आई थी। ठीक है, तो ये करंट का एक हिसाब से भी है, तो इसलिए आपको योजना जो अभी आ रही है या समितियां हैं ग्राम पंचायत से संबंधित जितनी भी, उनमें जो संबंधित है अभी करंट में जितनी भी समितियां या रिपोर्ट जो भी आ रही हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, और एक है इसी में तेंदुलकर समिति, ये 2009 में बनी थी। ठीक है, तो इनका क्या कहना था कि अगर कोई जो ग्रामीण क्षेत्र में है अगर 22 रुपया प्रतिदिन खर्च करता है, ठीक है, 22 रुपया प्रतिदिन अगर खर्च करता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। ये 2009 में आया था तेंदुलकर समिति। और शहरी के लिए इन्होंने दिया था कि 28 रुपया अगर शहर में अगर कोई खर्च कर रहा है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत विरोध भी हुआ था। तब उसके बाद में दूसरी समिति का गठन हुआ जो सी रंगराजन समिति थी। ठीक है, तब इनका 2014 में रिपोर्ट आया तो ये इन्होंने बताया था। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है यानी एक्सपोर्ट किया जाता है? तो ये मुरादाबाद पीतल के लिए फेमस है, आप लोगों को ही पता है। ठीक है, कानपुर जो है ये लखनऊ जो है ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चिकनकारी एक कढ़ाई होता है, ठीक है, जो कपड़े पर किया जाता है, तो उसके लिए ये फेमस है। ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो ये 75 जिलों में विभाजित है। उत्तर प्रदेश 75 जिलों में विभाजित है और 18 मंडल में विभाजित है। ठीक है, ये 18 मंडल और 75 जिले में विभाजित है। ठीक, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत डैश से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कितने से कम नहीं होनी चाहिए, ये इसमें पूछा है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा अभी चार ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें सरकार कुछ सब्सिडी भी देती है, आर्थिक सहायता भी देती है, तो इसलिए जो स्वरोजगार योजना है ये मतलब रोजगार के अवसर गांव में पैदा करना है, आप किसी भरोसे नहीं रहना है। ये
जिस तरह से अभी चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो उसी तरह से ये एक पहल थी। तो इसमें 50,000 से कम लागत की कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। जो अगर कोई बिजनेस चालू कर रहा है तो उन्हें प्रोत्साहन या सहायता राशि आर्थिक रूप से दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर। सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो ये किसने की है? ये राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने की है। ठीक है, ये राष्ट्रीय सूचना केंद्र है, ये जिसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहते हैं। ठीक है, ENIC जो अभी आप देखते होंगे फेमस, तो वही है ये। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है 84 नंबर है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे ये इलाहाबाद जोन के नाम से फेमस है। अभी जिन्होंने ग्रुप बी का फॉर्म भरा होगा उन्हें भी पता होगा, ये इलाहाबाद जोन ही है उत्तर मध्य रेलवे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ठीक है, ये विश्व का सबसे पुराना शहर किसे? वाराणसी को माना जाता है। ठीक है, ये एशिया का सबसे पुराना शहर है, और विश्व का तो दूसरा ही है कोई। ठीक है, लेकिन अभी इसमें पूछा है। अब अगला देखते हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। ठीक है, तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? ये आगरा और कानपुर। आप भी देखते होंगे बेल्ट, जूते, ये जो भी हैं, बहुत सारे चमड़े की फैक्ट्रीज हैं वो कानपुर में ही हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए फेमस है। ठीक, अब अगला देखते हैं। इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार से लागत और सहभाजन अनुपात क्या है? यानी इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात क्या है? तो इस योजना में जो भी आता है उसमें 25% केंद्र सरकार देती है, और सॉरी 75% जो है वो केंद्र सरकार देती है, और 25% जो है वो राज्य सरकार का इसमें हिस्सेदारी होता है, जो इंदिरा आवास योजना में आता है। ठीक है, रुपया जो मिलता है उसके लिए। ठीक, अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है 88। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है? भू कृषि का रिकॉर्ड इसमें आपसे पूछा है। तो ये भू कृषि का रिकॉर्ड होता है वो खतौनी को कहते हैं। ठीक है, खतौनी में पूरा लिखा होता है, गाटा संख्या लिखा रहता है, फसल की प्रकार लिखा रहता है, भूमि कितना उसका क्षेत्रफल है, ये सब लिखा रहता है खतौनी में। और 13 खाने होते हैं खतौनी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं कि एक बिस्वा एक बीघा से क्या अनुपात है? ठीक है, एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? तो ये दो चार मैं आपको और भी बताऊंगा जो आपको ध्यान रख लेना है। जैसे एक जो कचवांसी होता है, ठीक है, कचवांसी, ठीक, कचवांसी, इस तरह से कचवांसी, तो वो 20 कचवांसी का एक बिस्वांसी होता है, और 20 बिस्वांसी का एक बिस्वा होता है, और 20 बिस्वा का एक बीघा होता है। ठीक है, तो अब अगर पूछेगा कि एक बीघा से क्या अनुपात है, तो यानी एक बीसवा, जैसे आप नाम ही सुनते होंगे, एक बीसवा और एक 20 का अनुपात होता है, एक 20 का अनुपात होता है। ठीक है, एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात होता है? जब 20 बिस्वा हो जाता है तो एक बीघा बोला जाता है, और ये एक बिस्वा होता है, तो इसे एक बिस्वा बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? ठीक है, ये आपको एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है ये हमें बताना है। तो ये एक एकड़ जो होता है वो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है, और एक गज कोई पूछे तो कितना होता है, तो एक गज जो नॉर्मल होता है वो मतलब 3 फीट के बराबर होता है। ठीक है, 3 फीट के बराबर होता है जो एक गज होता है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। अब अगला देखते हैं 91 नंबर। NRIGP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का पूर्ण रूप क्या है? वो तो मैंने प्रोग्राम पूरा वही बता दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, फुल फॉर्म से भी पूछता है, इससे पहले वाले में भी एक पूछा था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम था ये, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तात्कालिक जितनी भी योजनाएं हैं उन सब के बारे में आपको एक ध्यान रखना है, उस पर मजबूत पकड़ बनाना है। अगर 25 के आसपास आपको करना है, मतलब 25 में 25 लेकर आना है तो एग्जाम में। ठीक है, अभी है जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? ये अभी आपको याद भी होगा, इस जब कोरोना के काल में योगी जी दौरा किए थे बहुत से जगहों पर, उन्होंने निरीक्षण किया था, तो वहाँ पे ये जो
क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि 300 बेड होने चाहिए 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में, कम से कम ये 3 लाख अस्पताल में होना चाहिए था, तो सॉरी 300, तो ये पूर्ण नहीं था। ठीक है, तो वो उपलब्ध करवाया गया था उसके बाद में, और कुछ जगह पे जिस तरह से मरीज निकल रहे थे उस हिसाब से इन संख्या को बढ़ा भी दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं 93 नंबर। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो जल हीटर के लिए जो लेते हैं ये सोलर, उसमें आपको छूट दिया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये इसमें छूट दिया जाता है। बहुत से जगहों पर है, जैसे राजस्थान में भी है, अभी करंट में योजनाएं चल रही हैं, कुसुम योजनाएं हैं जो सोलर के लिए है, तो ये सब फेमस है ये सोलर के लिए, तो उसमें प्रोत्साहन मिलता है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। तो उत्तर प्रदेश व्यावसायिक फसल वो होता है जिसको हम काट कर सीधा बेचते हैं, अपने खाने के लिए उसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक फसल इसमें तो एक ही है। ठीक है, जो हम बेचने के लिए करेंगे, जो गन्ना है, गेहूं तो हम खाने के लिए भी करते हैं, मक्का भी एक टाइप से रहता है, चावल भी खाने के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो ये गन्ना हो जाएगा, गन्ना हुआ, तंबाकू हुआ, कपास हुआ, ये सब व्यावसायिक फसलें हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। ठीक है, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। फिर है 95, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो ये होते हैं 7 से 17 के बीच में होते हैं, ये हमेशा विषम में ही होता है। जैसे आप जब कभी प्रधानी, आपके गांव में प्रधानी का इलेक्शन होता होगा, तो आप वहाँ वोट डालने जाते होंगे, तो आपको और एक बैलेट पेपर देते होंगे, उसमें आप पंच को चुनते हैं, आप अपने वार्ड मेंबर को चुनते हैं। ठीक है, और उन वार्ड मेंबर में भी अलग अलग उनका ग्राम पंचायत, उन सबको मिला के ग्राम पंचायत समिति कहते हैं, और ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष वही ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं अगला 96 नंबर है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देश करता है। तो ये पूछा है कौन करता है। ठीक है, तो इसमें है राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, कोई भी पूरे राज्य में जितने भी 25 हाई कोर्ट हैं, पूरे हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, हालांकि शपथ ये जो लेते हैं हाई कोर्ट के जो जज रहते हैं, वो राज्यपाल के सम्मुख शपथ लेते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं 97 नंबर। 97 है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक वर्ष में 2 होनी चाहिए, और 2 कभी अगर पूछ ले कब होनी चाहिए, तो एक खरीफ की फसल के शुरुआत के दौरान होनी चाहिए, और एक रबी की फसल के शुरुआत के दौरान होनी चाहिए, ये 2 होनी ही चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं 98 नंबर है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो अगर पंचायत का जो सदस्य है वो अगर आपको बनना है, तो आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। यानी अगर आप वार्ड मेंबर बनना चाहते हैं या प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और वहीं अगर जैसे अभी देख लीजिए, मुख्यमंत्री अगर पूछ ले, मुख्यमंत्री सीएम प्लस पीएम, ठीक है, ये एक ही योग्यता होती है उम्र के हिसाब से। ठीक है, इनके लिए 25 ही होता है। ठीक है, सीएम बनना है या पीएम बनना है तो 25 ही होता है। और इसी तरह आपको अगर पूछ ले विधानसभा का या लोकसभा का सदस्य बनना है, तो जो सीएम होता है या पीएम होता है, जो सीएम होता है वो विधानसभा का सदस्य होता है, यानी विधायक होता है, तभी वो सीएम बन सकता है। और जो पीएम होता है वो भी कोई ना कोई सांसद होता है किसी न किसी क्षेत्र से, तभी वो पीएम बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपको घुमाकर भी पूछे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र की सीमा कितनी है कम से कम, तो वो भी 25 है। अगर विधानसभा का पूछे तो भी आपको बताना है 25 है। अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए पूछे तो भी 25 है, और अगर पूछे प्रधानमंत्री बनने के लिए तो भी 25 वर्ष है। ठीक है, और 30 वर्ष होता है, जैसे जो राज्यसभा है उसके लिए उम्र क्राइटेरिया होता है, वो 30 वर्ष होता है। ठीक है, और इसी तरह से सेम वो अपर हाउस है, तो जो राज्य में अपर हाउस होता है यानी विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी कितना उम्र होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। और इसी तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल का उम्र सीमा जो है वो 35 वर्ष होता है। ठीक है, 35 वर्ष राज्यपाल को होना चाहिए, और 35 वर्ष ही राष्ट्रपति की उम्र होनी चाहिए। और अगर आपसे कभी कभी यहाँ पंचायत का सदस्य की जगह पूछ लेता है कि ग्राम सभा
का सदस्य बनने के लिए अगर आपसे पूछ ले कितना, तो वो होता है 18 वर्ष। यानी ग्राम सभा का सदस्य बनने का अर्थ ये है कि आप वोट डालने के लिए, ग्राम सभा वही होती है जो आपके वोटर लिस्ट में नाम होता है, उसी को ही ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। बाकी जनसंख्या तो और भी होती है, लेकिन ग्राम सभा की जनसंख्या अलग ही होती है, ठीक है। तो अभी अगला देखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इसका पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर है 99, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार का प्रतिशत का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। तो ये अर्धवार्षिक 6 महीने में एक बार करना चाहिए। ये मिड डे मील योजना से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6 महीने में एक बार जितने भी बच्चे हैं उनका वजन करके देखना चाहिए कि उनके पोषण में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से होता भी होगा, अगर किसी ने प्राइमरी में पढ़ा होगा तो उन्हें पता भी होगा ये चीज़ कि उनका वजन कराया जाता था, ठीक। अब है MGNRIGA यानी मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है, इसमें ये पूछा है, ठीक है। तो ये होता है 25 और 75 के अनुपात में। इसमें केंद्र सरकार जो है वो 75% का अनुदान देती है और जो राज्य सरकार होता है वो 25% देता है। और कभी अगर पूछ ले कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए या जो स्पेशल स्टेट्स हैं, जैसे जो 6वीं अनुसूची में शामिल हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, या 7 सिस्टर्स में जितने भी आते हैं पूर्वोत्तर के राज्य, उनके लिए अगर पूछ ले तो ये रेशियो हो जाता है 90-10 का, ठीक है। क्योंकि उनके पास कोई और आय का स्रोत नहीं है, उनके पास ना उतना खेती योग्य ज़मीन है, ना इतना उधर कोई डेवलपमेंट है ज़्यादा, ठीक है। वहाँ सब प्राकृतिक ही है, जो भी है नेचुरल चीज़ें ही होती हैं, ना कोई कारखाना होता है। तो इसलिए वहाँ स्टेट का जो है इनकम कम है, इसलिए वहाँ पे केंद्र सरकार ज़्यादा ही ध्यान देती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में टेस्ट के साथ में। और अपना टेस्ट आप ज़रूर दीजिए, पढ़ाई कहीं से भी कीजिए, लेकिन आपको